नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में खतरे सभी के लिए होते हैं, लेकिन बहादुर उन्हें कहा जाता है जो रिस्क टेकिंग यानी खतरों से खेलना शौक रखते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जीवन में स्वास्थ्य की, तो खतरों से खेलना काफ़ी ज़्यादा गंभीर परिणाम ला सकता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो गलत आदतों की वजह से जीवन में होती हैं, और सही तरीके से जीना क्या है अगर वो नहीं सीखा तो उससे बढ़कर कोई खतरा नहीं होता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही रोग की जो जीवन शैली के कई कारणों की वजह से हो सकता है। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक की। आज यानी 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। ये अवस्था क्या होती है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। ये एक रिपोर्ट पर नजर डालकर समझते हैं कि दरअसल स्ट्रोक क्या स्थिति है और किस तरह से प्रभावित करता है व्यक्ति के स्वास्थ्य को। स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह अचानक रुक जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा दो स्थितियों में हो सकता है। मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली किसी रक्त वाहिका में अवरोध के कारण रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, जिसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। या फिर रक्त वाहिका के फटने से रक्त का रिसाव होने लगता है और ये रक्त वाहिका से बाहर निकलकर मस्तिष्क के ऊतकों में फैल जाता है। ये स्थिति ब्रेन हैमरेज कहलाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में मस्तिष्क के जिस हिस्से को रक्त नहीं मिल पाता, उस स्थान की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और वह हिस्सा कार्य करना बंद कर देता है। ऐसे में या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर उसके शरीर की एक तरफ का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ऐसा मस्तिष्क के उस हिस्से के मृत होने के कारण होता है जो प्रभावित हुए हिस्से को संचालित करता है। इसके कारण व्यक्ति को पक्षाघात हो सकता है और उसकी बोलने व चलने की क्षमता भी जा सकती है। आवश्यक है कि स्ट्रोक के खतरे को पहचानें और जानकारी लें कि कौन से कारक इस खतरे को बढ़ाते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ब्रेन अटैक के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दिल और दिमाग की लड़ाई में अक्सर दिल हार ही जाता है, दिमाग के तर्क सुनकर मान ही जाता है। अगर अपनी सेहत को ठीक रखना है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है और बीमारियों को दूर रखना है, तो जाहिर तौर पर लॉजिक का प्रयोग करना होगा। जो हमारा दिमाग कहता है, यानी जो सही खान पान, सही जीवन शैली है, उसे अपनाना होगा। क्योंकि ये बताया जाता है कि स्ट्रोक के कारणों की अगर बात की जाए, इसके रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए, तो बड़े 10 रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो लगभग 80 से 90% स्ट्रोक के मामलों में बचाव हो सकता है। कैसे, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर देबाशीष चौधरी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी फ्रॉम जीबी पंत हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर अजय चौधरी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, इससे कैसे डील करना है ये हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इसके खतरे को आप कैसे कम कर सकते हैं। स्ट्रोक से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं या फिर कोई प्रश्न जिनका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 18001234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये स्थिति और क्या हो सकते हैं इसके परिणाम। सबसे पहले डॉक्टर देबाशीष चौधरी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब किसी रोग की बात आती है तो व्यक्ति को लगता है कि ठीक है, रोग हो गया, धीरे धीरे दवा लेंगे या इलाज करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर गंभीरता की बात की जाए, चुनौतियों की बात की जाए, कौन सी बड़ी चुनौतियाँ हैं जो स्ट्रोक के साथ जुड़ी हैं? क्योंकि जब घर में किसी व्यक्ति को स्ट्रोक होता है तो न सिर्फ खुद का जीवन बल्कि उसका पूरा परिवार भी प्रभावित हो सकता है। जी किरण जी, ऐसा है कि आम तौर पर ये जागरूकता तो है कि हार्ट अटैक किसे कहते हैं, लेकिन जो ब्रेन अटैक है जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, इसके बारे में जागरूकता अभी भी पूरी तरह से नहीं बन पाई है। इसका कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि स्ट्रोक एक अपने आप में एक बीमारी नहीं है। जी। स्ट्रोक के बहुत सारे पहलू हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि अगर स्ट्रोक होता है तो ब्रेन का कोई ना कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। और आप जानते हैं कि ब्रेन पूरा शरीर को संचालन करती है जी। तो अगर ब्रेन का हिस्सा खराब हो जाए तो ऑब्वियसली बॉडी काम नहीं करेगा और इसके लिए डिसेबिलिटी हो जाती है, इवन जान भी जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में स्ट्रोक का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ आज दिखाई देता है और ऑलमोस्ट एवरी 40 to 50 सेकेंड्स में एक स्ट्रोक हो रहा है और स्ट्रोक के वजह से हर 5 मिनट या 10 मिनट में एक इंसान का मौत हो रहा है। तो इसके लिए इससे हम इसकी गंभीरता समझ सकते हैं और इसके लिए हमें सबको जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। जी, और जागरूकता ये जानकर ही होती है कि खतरे के कारक कौन से हैं, क्योंकि अगर बचाव पर ध्यान दिया जाएगा तो समस्या होगी ही नहीं। डॉक्टर अजय चौधरी, जब बड़े रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो सामने खतरा नज़र आता है हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप जिसे कहा जाता है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इस बीमारी से प्रभावित अब हो रहे हैं और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं। जी, सबसे ज़्यादा जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसके रिस्क फैक्टर में हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है और हाइपरटेंशन में नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो पब्लिक के बीच है कि उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और जब रक्तचाप ठीक हो जाता है तो दवाइयाँ छोड़ देते हैं, वो मिस कर जाते हैं और उसके बाद अचानक से एक दिन स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है जिसमें हेमरेज हो जाता है और पैरालिसिस के साथ वो हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। तो इसको ध्यान देना है और उसके साथ जो अदर रिस्क फैक्टर है, सिगरेट स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है, वो सब भी फैक्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि हम उस पर ध्यान दें और उसका प्रिकॉशन लें। जी, जाहिर तौर पर जब किसी को हार्ट अटैक होता है, डॉक्टर देबाशीष, जैसे आप कह रहे थे कि बहुत लोगों को जानकारी है कि दरअसल अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो दिल में या लेफ्ट साइड में दर्द होगा और क्या कुछ किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रोक के मामलों में अभी भी लोगों को समझ नहीं आता कि वाकई व्यक्ति को स्ट्रोक हो रहा है और ऐसे में अगर स्थिति आ गई है तो आसपास के जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स नहीं हैं, सामान्य व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है। तो पहले पहचान कैसे की जाए वो लक्षण जो स्ट्रोक की तरफ संकेत देते हैं। ये बहुत ही अहम प्रश्न पूछा आपने और इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्ट्रोक के सिम्टम्स वही होंगे जो ब्रेन के हिस्से को डैमेज कर रही है, यानी कि अगर जिस हिस्से में बॉडी का मूवमेंट हो, हाथ पैर चलने का मूवमेंट हो, उसमें अगर खराबी आ रही है तो लकवा पड़ सकता है। अगर बोलने के हिस्से में दिक्कत आ रही है तो जबान लड़खड़ा सकती है, बोलना समझना इसमें परेशानी आ सकती है। अगर कोऑर्डिनेशन के हिस्से में, जिसको सेरिबेलम कहते हैं, वहाँ पर स्ट्रोक होता है तो लड़खड़ापन आ जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसी तरह स्ट्रोक के जो ये सिम्टम्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि ब्रेन के कौन से हिस्से में आपको स्ट्रोक हो रहा है। लेकिन आम तौर पर 3 सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ही अहम है और उसका जो एक निमोनिक है वो करा गया है फास्ट। फेस, मुंह में टेढ़ापन आ जाना, अगर आपका हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है, स्पेशली एक हिस्से में, एक हाथ एक पैर एक साइड का अगर काम करना बंद कर देता है, कमजोर हो जाता है, एबनॉर्मल सेंसेशंस आता है, तो वो स्ट्रोक के लक्षण है। और बोलने में दिक्कत आना, तो ये 3 चीज कोई भी लक्षण आए तो इट इज अ टाइम टू एक्ट, इसीलिए कहते हैं फास्ट। इसको बहुत गौर कीजिएगा और कभी भी ऐसे सिम्टम्स आए तो जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स हैं आपके आसपास, तो उसमें तुरंत पहुंचने की कोशिश कीजिए। जी, डॉक्टर देबाशीष, जब इस तरह की परिस्थिति होती है, आसपास के लोगों में घबराहट जाहिर तौर पर हो जाती है क्योंकि उनको शायद पता ही नहीं होता कि दरअसल व्यक्ति को क्या हो रहा है। कुछ लोग पानी पिलाने की कोशिश करते हैं तो कोई एस्पिरिन दे दी जाती है। क्या इस तरह से उसको मैनेज करने की कोशिश करने से कोई लाभ होगा या तुरंत एक अस्पताल में व्यक्ति को ले जाएं और एक ऐसी एम्बुलेंस लें जहां पर लाइफ सपोर्ट भी मौजूद हो? जी, हमारे जो मेडिकल कम्युनिटी है उसमें एक वाक्य बहुत पॉपुलर है, वो कहते हैं टाइम इज ब्रेन। अगर 1 मिनट भी आपने गवाया तो आपके मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स में खराबी आने की संभावना है। और आज के दिन में अगर आपको इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है, जैसे आपने देखा फिल्म में इनिशियली
कि जिसमें रुकावट हो जाती है रक्त की, तो उसमें क्लॉट बन जाता है, उसमें छोटे छोटे खून के कतरे बन जाते हैं। उसको पिघलाने के लिए अभी दवाई है जिसको थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं, और वो थ्रोम्बोलाइसिस करने का एक गोल्डन आवर होता है 4.5 घंटे के अंदर। तो इसीलिए जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंच पाएंगे, जितना जल्दी आपका निदान हो पाएगा और चिकित्सा शुरू होगा, उतना जल्दी आप ठीक हो पाएंगे। इसीलिए कभी भी घर में कुछ ना करें, इमीडिएटली आप अस्पताल में जाएं। और एस्पिरिन देना अपने आप में भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर एस्पिरिन दे रहे हैं तो थ्रोम्बोलाइसिस में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इनिशियली आपको अस्पताल में ही जाना है और आपका ये डायग्नोज करना है कि कौन सा टाइप का स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है या इस्केमिक स्ट्रोक है। अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो उसके लिए आज के दिन में थ्रोम्बोलाइसिस, और उसके परंतु आप उसमें एक छोटा सा कैथेटर अंदर डाल के वो जो क्लॉट है उसको निकाल सकते हैं। उसको कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, और वो काफी देर तक संभव है। इसलिए जितना जल्दी आप अस्पताल जाएंगे उतना ही बेहतर है। जी, अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक की बात की जाए डॉक्टर अजय, उसमें कितना समय होता है और क्या उसके लक्षण भी जाहिर तौर पर दिमाग के जिस हिस्से में असर हो रहा है उसके अनुसार ही आएंगे, लेकिन कोई और लक्षण हैं जिससे व्यक्ति को पता चले कि स्ट्रोक की समस्या उत्पन्न हो सकती है या हो रही है? यस, जैसा डॉक्टर देवाशीष ने कहा कि जिस हिस्से में हेमरेज होगा उसके लक्षण तो आएंगे ही, लेकिन जब बहुत बड़ा हेमरेज होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मास इफेक्ट हो जाता है तो अचानक पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, और अनकॉन्शियस हो करके उसको जितना जल्दी, जैसा बताया अभी, जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे, क्योंकि सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत होती है, ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती है वैसे केसेस में जहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं। पैरालिसिस तो होता ही है, साथ में अनकॉन्शियस हो जाते हैं बिकॉज सीवियर हेमरेज होता है, और उसके दबाव जो दिमाग पे पड़ते हैं उसकी वजह से उनको ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार ऑपरेशन से लाइफ सेविंग ये हम निदान कर पाते हैं उसको। जी डॉक्टर अजय, जब लाइफ सेविंग की बात होती है और सर्जरी का जिक्र आ जाता है तो जाहिर तौर पर लोगों के मन में घबराहट होती ही है, तो उनको ये लगता है कहीं ना कहीं कि क्या सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं, क्या और ओपिनियंस ले ली जाए। अगर ट्रीटमेंट में डिले होता है तो ख़तरा कितना बढ़ेगा, और वो जो एक गोल्डन आवर या गोल्डन टाइम की बात होती है वो कितना ज़रूरी हो जाता है अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक हो और सर्जरी करना अनिवार्य हो? सर्जिकल क्राइटेरिया तो लगभग डिफाइंड है, और उसमें बहुत ज़्यादा वो साइंटिफिक क्राइटेरिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो नहीं है। और ये है कि गोल्डन आवर और जितना समय व्यतीत होता चला जाएगा तो जो ब्रेन के डैमेज हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं, स्पेशली उन पेशेंट में जिसमें कॉन्शसनेस डिटेरिएट हो गया है, मतलब बेहोशी की हालत में वो हैं, तो उसमें निश्चित है कि दबाव ज़्यादा होगा, और ऐसे केसेस में पेशेंट को बिल्डअप करके और सर्जरी जितना शीघ्र दिया जा सकता है तो उसको बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। ये निश्चित है कि जो ब्रेन का डैमेज हो जाता है वो रिकवरी प्लास्टिसिटी से ही होता है, सर्जरी से इमीडिएट लाइफ सेविंग ही हो सकता है, लेकिन वो एक लंबा समय लगता है न्यूरोनल प्लास्टिसिटी का जिसमें वो रिकवर करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा 6 महीना से लेकर के साल भर में ऐसे, या 2 साल में रिकवर होते रहते हैं ऐसे पेशेंट। जी डॉक्टर देवाशीष, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को एक हाथ में कुछ क्षणों के लिए ही नमनेस लगी, फिर ठीक हो गया, या कुछ फेस पर भी कुछ ऐसा लगा कि अनयूजुअल सा है, स्टिफनेस है या कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन कुछ कम समय के लिए होता है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स कितने ज़रूरी हैं कि अगर इस तरह के कोई लक्षण हो रहे हैं, मिनी स्ट्रोक्स हो रहे हैं या कोई ऐसा लक्षण लगता है तो एक विशेषज्ञ से परामर्श ले लें, क्योंकि जाहिर तौर पर सभी रोगियों में नहीं होते, लेकिन शायद उनको खुशकिस्मत कहा जाए जिसमें कोई लक्षण आ गया है और सचेत भी हो सकते हैं वो। ये आपने बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, और एक्चुअली मैं बताना भी चाह रहा था कि ये जो मिनी स्ट्रोक है जिसको हम TIA कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स, ये अपने आप में एक चेतावनी है, एक लक्षण है जो कि आपको बता रहा है कि आने वाले दिन में आपको बड़ा स्ट्रोक हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, अचानक एक आँख से देखने के लिए दिक्कत आ सकती है, धुंधलापन आ सकता है, हाथ पैरों में कमज़ोरी आ सकती है, झंझनाहट हो सकती है,
जबान लड़खड़ा सकती है, लेकिन ये सब कम समय के लिए होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, राइट। और उसके बाद कंप्लीट रिकवरी हो जाता है। इसके लिए लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और काफ़ी समय डॉक्टर को नहीं बताते या डॉक्टर की परामर्श नहीं लेते हैं। तो ये गलत है। इसमें आपको चौकन्ना रहना चाहिए। जब कभी भी आपको लगे कि इस तरह का एबनॉर्मल एक इवेंट, एक घटना घटी है आपके साथ जो कि पहले कभी नहीं घटी और अब अचानक ये हो गया है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करके क्या करेगा, वो आपका ब्लड वेसल्स देखेगा कि कहीं कहीं वहाँ पर रुकावट तो नहीं है, आपका हार्ट देखेगा वहाँ पर कोई खून का कतरा तो नहीं बन रहा, आपका ब्रेन देखेगा कि उसमें पहले से ही छोटे छोटे कतरे तो नहीं जमा हो गए, और उसके हिसाब से आपका इलाज होगा। तो आप बड़े इवेंट से, बड़ा स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशल टीआईए क्लिनिक्स है, फास्ट ट्रैक टीआईए क्लिनिक्स है, और इसीलिए उनका टीआईए का पिकअप बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी भी टीआईए का पिकअप जो है वो कम है, क्योंकि लोग डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं। जी डॉक्टर देबाशीष, एक बार किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो गया, तब से लेकर जब इलाज शुरू होता है, फिजियोथेरेपी की कितनी अहम भूमिका है, और अगर शुरुआती दौर से ही फिजियोथेरेपी को इंक्लूड कर लिया जाए तो रिजल्ट जो है, आउटकम जो है, उसमें कितना बेनिफिट या लाभ हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि स्ट्रोक होने के बाद डे 1 से ही फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी स्टार्ट होना चाहिए। हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रोक यूनिट, मतलब एक ऐसा परिवेश जहां पर स्ट्रोक पेशेंट्स की देखभाल हो सकती है, वो एडमिट हो सकते हैं, और जैसे ही एडमिट हुए तब सबसे पहले स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट आके देखते हैं कि वो स्वॉलो कर पाते हैं या नहीं, वो खाना खा पाएंगे या नहीं, नहीं तो उनके सांस की नाली में जाने की बड़ी संभावना रहती है, उससे बहुत दिक्कत आ सकती है। वो अपने आप में करवट ले पाएंगे या नहीं, हाथ पैर में कितनी कमजोरी आई है जिसके वजह से उसको पैसिव मूवमेंट्स कराना चाहिए। और काफ़ी समय लेटे रहने के लिए पैर के जो वेन्स हैं उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं और वो जाके ऊपर जा सकती है, ऊपर लंग्स से और ब्रेन में जा सकती है। तो इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमारा फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप स्ट्रोक केयर को लें, एक तो दवाई हो गया, एक इलाज हो गया जिसमें आप, जैसे मैंने बताया, क्लॉट घुलने वाली दवाई हो गई, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी हो गई। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि लाइफ सेविंग, जिसको हम हेमिक्रेनिएक्टमी कहते हैं, कि सिर का एक हिस्सा काट के हम रख देते हैं सूजन कम करने के लिए, ये सब हो गया। लेकिन साथ उसका चाहिए फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी का सपोर्ट, अदरवाइज पेशेंट की रिकवरी नहीं होती है। और उससे भी और एक पहलू वो है कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सोशल वर्कर, वो भी टीम में शामिल होते हैं, जो कि पेशेंट और उनके रिलेटिव को बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। रजत जी हैं, सुरभि हैं, सुरेश हैं। डॉक्टर अजय, इनके सवाल जो है लगभग एक जैसे ही हैं। सुरभि जानना चाह रही हैं कि 58 इयर्स की इनकी एज है, इनको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है और एक बार इनको हेमोरेजिक स्ट्रोक हो चुका है, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक हैं। तो जानना ये चाह रही हैं कि इनको लगता है कि जो मेडिकेशन चल रहा है अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलाज ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या ये मेडिकेशन बंद की जा सकती है? हाइपरटेंशन के लिए जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो तो कंटिन्यू ही करें और उसको मॉनिटर भी करते रहें, बीपी को मॉनिटर करते रहें। और उस समय अगर पक्षघात मतलब जो लकवा अगर हुआ था वो कंप्लीट रिकवर कर गया है, क्योंकि कई बार रिकवर करने के बाद स्पास्टिसिटी का रहता है, मतलब अकड़पन रहता है उसमें, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे अपना करें और जो जीवन शैली है उसमें कोशिश करें कि जो कोलेस्ट्रॉल इन सब का जो है टेस्ट वो कराते रहें। डॉक्टर्स भी ज़रूर एडवाइस कर रहे होंगे। इनके लिए तो सबसे ज़रूरी है कि इनका एक लेसन इनके लाइफ में आ चुका है, तो इनको आगे से बिल्कुल, और चूँकि हाइपरटेंसिव हेमरेजिक स्ट्रोक था तो इनको तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बीपी मॉनिटरिंग ऑफ एंड ऑन करते रहें। जी डॉक्टर देबाशीष चौधरी, एक बार व्यक्ति को स्ट्रोक हो जाए तो दूसरे स्ट्रोक की संभावना कितनी अधिक होती है? और दूसरी बात, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, हार्ट के लिए जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या उनको भी अधिक संभावना होगी कि स्ट्रोक का कोई इंसिडेंस हो सकता है? किरण जी, ऐसा है कि हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर्स हैं
और स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कॉमन हैं, ठीक है, क्योंकि इसका बेसिक प्रोसेस जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। मतलब जो रक्त बहने की जो धमनी है जी। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा हो जाता है और धीरे धीरे रक्तचाप को बढ़ाता रहता है, और यहाँ पर धीरे धीरे फैटी स्ट्रिक से शुरू होके प्लाक्स बनते हैं जो कि अचानक फट जाते हैं, और वो कतरे कहीं पर भी जा सकते हैं, हार्ट के वेसल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, ब्रेन के वेसल्स को ब्लॉक कर सकते हैं जी। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब हम स्ट्रोक को देखेंगे, स्ट्रोक को एक अलग बीमारी के हिसाब से ना देखें। डॉक्टर लोग आजकल सीख गए हैं, स्ट्रोक के साथ साथ वो हार्ट का देखते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के लिए देखते हैं, और सारे रिस्क फैक्टर्स को इवैल्यूएट करते हैं। पेशेंट्स को अगर बेनिफिट मिलना है तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स को आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप ये रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने में डॉक्टर्स की मदद करें, क्योंकि काफ़ी समय डॉक्टर्स बोलते हैं लेकिन पेशेंट जैसे ही ठीक हो जाते हैं वो सोचते हैं हमारी बीमारी ठीक हो गई है, हम ठीक हो गए हैं, अब हम बंद कर देंगे। जैसे पहला, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि ब्लड प्रेशर इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज, आपको बंद नहीं करना है दवाई, और दैट इज कल्प्रिट नंबर 1। अगर आप एक रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना चाहेंगे तो सबसे अहम रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को जरूर कंट्रोल कीजिए। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं वाराणसी से, चंद्रेश हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग टू यू। मैडम मुझे ये जानना था, क्या 40 साल की उम्र में आदमी को स्ट्रोक आ सकता है क्या? जी, डॉक्टर देबाशीष, क्या 40 वर्ष की आयु में भी स्ट्रोक का खतरा हो सकता है? बचाव के लिए क्या किया जाए? जी, तो बिल्कुल हो सकता है। जनरली हमारा एक डिवीजन होता है, हम कहते हैं यंग स्ट्रोक, जो 40 साल के अवधि तक हो सकता है। उसके कारण कुछ दूसरे तरह के हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में देखा गया है कि स्ट्रोक वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से 1 डिकेड पहले ही होता है, तो इसीलिए हमारे यहाँ यंग स्ट्रोक का प्रेवलेंस थोड़ा ज़्यादा है। और काफ़ी समय कुछ अलग से कारण भी हो सकते हैं, जैसे आपका किसी का हार्ट डिजीज हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ हार्ट डिजीज का काफ़ी प्रकोप है तो उसके वजह से स्ट्रोक हो सकता है। काफ़ी सारे हेरिटेबल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके वजह से यंग पर्सन में हो सकता है। जिनको बार बार माइग्रेन होता है विद ऑरा, उनको यंग उम्र में स्ट्रोक की संभावना हो सकती है। तो इस तरह से कुछ अलग अलग कारण भी हो सकते हैं जिसकी छानबीन की ज़रूरत है, और डॉक्टर ज़रूर उसमें गौर करते हैं कि ये इतने कम उम्र में इनको स्ट्रोक क्यों हुआ। जी, और टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक के बारे में। फिलहाल समय है कुछ और भ्रमों को दूर करने का, रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से, यानी छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर देबाशीष आपसे कि क्या स्ट्रोक का खतरा सिर्फ वृद्ध लोगों को या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उन्हीं को होता है? जी नहीं। डॉक्टर अजय, क्या हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड थिनर्स का प्रयोग करना इसके खतरे को बढ़ाता है? ब्लड थिनर का प्रयोग इसके खतरे को बढ़ाता नहीं है, वो तो यूज करते हैं। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ाता है। डॉक्टर देबाशीष, क्या महिलाओं में स्ट्रोक के लक्षण पुरुषों से कुछ अलग हो सकते हैं? जी, उनका प्रोग्नोसिस अलग हो सकता है, उनके रिकवरी में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है वो सेम ही होता है। जी, डॉक्टर अजय, क्या हेड इंजरी या एन्यूरिज्म स्ट्रोक के लिए एक रिस्क फैक्टर माना जा सकता है? नहीं, हेड इंजरी और एन्यूरिज्म स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है, हेड इंजरी नहीं। जी, इनमें से क्या स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है डॉक्टर देबाशीष? हाथ में सुन्न महसूस होना, कमजोरी लगना, बोलने में परेशानी या देखने में परेशानी? ये सभी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं, और जैसे हमने बताया, ये कोई भी लक्षण आपके सामने आए तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर अजय, क्या सिर में तेज दर्द स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है? यस, ये हो सकता है, और इनिशियल लक्षण हो सकता है, शुरुआती लक्षण। डॉक्टर देबाशीष, क्या स्ट्रोक के हर मामले में व्यक्ति को पैरालिसिस हो, ऐसा जरूरी है? जी नहीं, पैरालिसिस होना सबसे कॉमन टाइप का स्ट्रोक है, लेकिन अगर ब्रेन का दूसरा हिस्सा इन्वॉल्व है, जैसे देखने का हिस्सा जिसमें विजन जा सकता है, बोलने का हिस्सा जिसमें बोली में खराबी आ सकती है, तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। जी, डॉक्टर अजय, क्या हेमोरेजिक स्ट्रोक के मामलों में तुरंत सर्जरी की आवश्यकता होती है और देरी होने से कोई लाभ नहीं होगा?
यस, जब ज़रूरत होती है, मास इफेक्ट होता है तो तुरंत ही होती है। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो प्लस माइनस होते हैं, जिसमें बाद में भी डिसीजन लिया जाता है। डॉक्टर देबाशीष, क्या अगर व्यक्ति को स्ट्रोक हो रहा है या उसके हाथ पैरों में अकड़न महसूस हो रही है या बेहोशी आ रही है, ऐसे में व्यक्ति को पानी पिलाना, एस्पिरिन देना या उसके हाथ पैरों को कंट्रोल करना, इससे कुछ लाभ होगा? जी नहीं, अभी उस समय आप कुछ ना करें, आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, मेरी तो यही सलाह होगी। जी, स्ट्रोक की रिकवरी खुद ब खुद हो जाती है, इसलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर अजय, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, ये सोचना बिल्कुल गलत है। द मोमेंट स्ट्रोक, जब भी स्ट्रोक हुआ उसके बाद से ही ट्रीटमेंट, जो एक्टिव ट्रीटमेंट है न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन का टीम का, उसके साथ न्यूरो रिहैबिलिटेशन एट द अर्लीस्ट होना चाहिए, मतलब फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। डॉक्टर देबाशीष, कुछ लोगों का मानना है कि जो हेमोरेजिक स्ट्रोक है वो तो एक मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन इस्केमिक स्ट्रोक यानी जिसमें अवरोध हो रहा है उसको इतना चिंता का विषय नहीं मानना चाहिए। जो इस्केमिक स्ट्रोक है, जिसमें खून का प्रवाह में रुकावट आती है, वो कॉमन है, वो करीब करीब 80% लोगों को होता है। उसमें बहुत स्पेक्ट्रम है, बहुत स्मॉल स्ट्रोक हो सकता है और बहुत लार्ज स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन सब खतरे से खाली नहीं। इसीलिए आपको उसका अवहेलना नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर अजय, किस तरह से अपने जो लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम करके व्यक्ति खतरे को कम कर सकता है स्ट्रोक के लिए? जो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर हैं उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दीजिए ज़िंदगी में, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, हाइपरलिपिडेमिया है, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर सिगरेट स्मोकिंग और अदर फैक्टर्स, डायबिटीज़, ये इन सब को कंट्रोल करना चाहिए। डॉक्टर देबाशीष, आपका संदेश, रेगुलर जांच करवाना, नियमित रूप से जांच करवाना, फॉलोअप्स करना अगर स्ट्रोक हो गया है, कितना ज़रूरी है और क्या बताना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को? देखिए, ऐसा है कि आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है और इसका थीम ही ये है कि अकेले हम स्ट्रोक से लड़ नहीं पाएंगे, हम सब मिलके टुगेदर वी कैन, राइट। और इसके लिए क्या क्या चाहिए, हमें प्राथमिक रूप में प्राइमरी प्रिवेंशन करना है कि जाके स्ट्रोक ना हो। अगर स्ट्रोक हो जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी अस्पताल और डॉक्टर के पास पहुंचना है। तीसरी बात, अगर स्ट्रोक हो गए और उसमें से हम उभर के आए तो सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब दोबारा स्ट्रोक ना हो, उसके लिए कोशिश करना चाहिए। उसके लिए जीवन शैली में परिवर्तन लाना चाहिए, दवाई लेना चाहिए नियमित रूप से, और सबसे बड़ी बात, आप खुद एम्बेसडर बने जानकारी देने के लिए लोगों को। जिनको ये हुआ है वो दूसरे को बताएं कि स्ट्रोक क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, और इस तरह से ये जानकारी एक बृहत रूप से फैल जाएगा तो हम सभी का भला होगा, हम सब अच्छी तरह इसको ट्रीट कर सकेंगे और इसको झेल पाएंगे। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अजय चौधरी, डॉक्टर देबाशीष चौधरी। स्ट्रोक के विषय में आपने जागरूकता बढ़ाई है और कहा जाता है कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वो होती है जिसे देखकर हम आगे कुछ नहीं सीखते। लेकिन अगर सेहत की बात करें तो आवश्यक ये है कि दूसरों की गलतियों से ही सीख लें, जिससे हमारी सेहत ठीक रहे। स्ट्रोक हैज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और जाहिर तौर पर कौन से वो खतरे के कारक हैं जो इसकी संभावना को बढ़ाते हैं वो हमारे विशेषज्ञों ने बताया है। तो अगर स्ट्रोक से बचाव करना चाहते हैं तो अपनी जीवन शैली पर ध्यान दीजिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो। बिकॉज इफ़ यू आर सेफ टुडे यू कैन सी बेटर मोमेंट्स टुमारो। स्ट्रोक से बचाव के लिए जागरूकता भी ज़रूरी है। अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो आवश्यक है कि सही समय पर सही इलाज मिले। जागरूकता के लिए स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।